हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 20 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको इस सोशल साइंस के क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास कराएंगे, और यह इसका 20 क्लास मतलब कि लास्ट क्लास है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप 20 क्लास के सभी क्वेश्चंस को एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका करीब 850 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते 20 क्लास करवाते करवाते हो गए, जिसमें क्वेश्चन बैंक भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया। तो अगर आपने इसका पार्ट 19 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट 19 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको ये जो 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अगर आप सिर्फ इन 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के जाइए एग्जाम में तो आप 100% जो 40 नंबर का आपको स्कोर होता है, 40 नंबर आपको बनाना होता है, वह 100% आपका बनेगा और सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में आपका बहुत अच्छा अंक आएगा। तो चलिए देर ना करते इस पार्ट 20 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, मतलब जो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है यह क्या है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करते चलिए, और अगर नहीं भी पता है तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसका आंसर टाइप करते हुए चलिए। और आपको नहीं कैसे पता होगा, पार्ट 20 वाला वीडियो है, पार्ट 90 तक में जो हमने आपको वीडियो पढ़ाया उसी का भी रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए सिर्फ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, वस्तु, चेक, मुद्रा या फिर प्रतिज्ञा पत्र। तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन का जो अभी सबसे उत्तम माध्यम है मुद्रा है, पैसा, करेंसी, नोट। इसी के जरिए तो हम लोग किसी सामान को खरीदते हैं, और जब किसी सामान को बेचते हैं मतलब अगला खरीदता है वह लेता है तब भी हमें मुद्रा देता है, और जब बेचता है तब भी हमें मुद्रा देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ये जो क्रेडिट कार्ड है किसके लिए प्रसिद्ध है, पत्र मुद्रा के लिए, धातु मुद्रा के लिए, प्लास्टिक मुद्रा के लिए, फिर साख मुद्रा के लिए। तो जो क्रेडिट कार्ड है यह प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या फिर चित्र मुद्रा। तो इनमें से जो मुद्रा का साख पत्र नहीं है वह चित्र मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्र मुद्रा मुद्रा का साख पत्र नहीं है। साख का संबंध है, यह जो साख है इसका संबंध किससे, गरीबी से, उधार से, दोनों से या फिर विश्वास से। तो आप अच्छे से जानते हैं जो साख है उस साख का संबंध सिर्फ और सिर्फ विश्वास से रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साख का संबंध किससे है, तो साख का संबंध विश्वास से है। एक ATM का अर्थ है, एक ATM नहीं, यह ए होना चाहिए था कि ATM का अर्थ क्या होता है, स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टोकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ऑटोमेटिक हिंदी में स्वचालित कहा जाता है। तो ATM का फुल फॉर्म हो जाएगा, ATM का अर्थ हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब कि स्वचालित टेलर मशीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की मुद्रा रुपया, उसी प्रकार रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, डॉलर, रियोल या फिर पौंड। तो जो रूस देश है इस रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है, नाम से ही पता चलता है रूस रूबल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस की मुद्रा रूबल है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, मूल्य हस्तांतरण या फिर विनिमय का माध्यम। तो इनमें से जो मुद्रा का कार्य नहीं है वह मूल्य हस्तांतरण है। मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और विनिमय का माध्यम, ये सभी का सभी मुद्रा का कार्य है, लेकिन मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करते थे, स्वयं उत्पादन करके करते थे, वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रारंभिक अवस्था थी, जब प्राचीन समय की बात थी, तो उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे। मतलब इनके यहाँ कोई खास वस्तु हुई तो उसको बेचकर वे अपनी जरूरत की वस्तु को खरीद ले आते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे वस्तुओं के आदान प्रदान से। इनमें कौन विधिग्राह्य मुद्रा है, चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें जो विधिग्राह्य मुद्रा है वह 10 रुपये का नोट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 रुपये का नोट।
1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, जो 1 रुपये का नोट होता है वह कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक नोट, 1 रुपये का जो नोट होता है वह केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसने कहा? यह एक पंक्ति दिया गया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसने कहा था? क्राउथर ने, प्रो मार्शल ने, पीगू ने, या फिर किसी ने? तो इस पंक्ति को किसने कहा था? तो इस पंक्ति को कहा गया क्राउथर के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्राउथर। पंक्ति से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन कंफर्म रहिए कि आएगा। हम आपको 2 इंपॉर्टेंट पंक्ति वाले क्वेश्चन और स्पीडली बता देते हैं। एक यह पंक्ति वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। इसका आंसर होता है जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस पंक्ति के जो लेखक हैं, जो कहने वाले हैं, किसने कहा? तो जिमरमैन ने कहा। और एक होता है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। इस पंक्ति को किसने कहा? तो इस पंक्ति को अब्राहम लिंकन ने कहा। और इस पंक्ति को तो आप पढ़ ही रहे हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। इस पंक्ति को कहा क्राउथर ने। साख का अर्थ क्या है? जो साख, इसका क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, एवं दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ विश्वास करना भी होता है, जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, और ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों है, मतलब विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी। मुद्रा के क्या कार्य हैं? यह जो मुद्रा या जो करेंसी है, इसका क्या कार्य होता है? मापन करना, संचयन करना, भुगतान करना, या फिर इनमें से सही? तो जो मुद्रा है इसका जो कार्य होता है वह मापन भी होता है, संचय भी होता है और भुगतान भी होता है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी कार्य मुद्रा के ही कार्य हैं। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यही था कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वह मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? पीग का, क्राउथर का, मार्शल का, या फिर रॉबर्टसन का? तो इससे पहले आपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पंक्ति पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इस कथन को कहा था मार्शल ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, या फिर पत्र मुद्रा? तो मुद्रा का जो सबसे प्राचीनतम मुद्रा है वह वस्तु मुद्रा है। वस्तु मुद्रा का उपयोग करके पहले विनिमय किया जाता था, लेन देन किया जाता था। तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप होगा वह वस्तु मुद्रा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? जब विनिमय की प्रारंभिक अवस्था थी, प्राचीन काल की अवस्था थी, तो उसमें जो मनुष्य का व्यापार था वह किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, एवं दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उस समय विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ और सिर्फ वस्तु विनिमय पर ही मनुष्य का व्यापार आधारित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो यहाँ मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी? कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। तो यह मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी? मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, हॉर्टले विदर्स ने, या फिर सेलिगमैन ने? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती हो। इस पंक्ति को, इस परिभाषा को जो दिया गया है वह हार्टले विदर्स ने दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्टले विदर्स ने इस पंक्ति को दिया है। साख का प्रयोग होता है, यह जो साख, इसका प्रयोग किस लिए होता है? उपभोग के लिए, विनिमय के लिए, एवं भी दोनों, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं? तो जो साख का प्रयोग होता है वह उपभोग के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साख का प्रयोग ए एवं बी दोनों के लिए होता है। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, एवं दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो व्यवसायिक बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, उसी को साख मुद्रा भी कहा जाता है और बैंक मुद्रा भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? प्रो मार्शल ने, प्रो पीगू ने, प्रो रॉबर्टसन, या फिर प्रो नैप ने? तो मुद्रा की जो वैधानिक परिभाषा दी थी वह प्रो नैप ने दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रो नैप ने। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? जो मुद्रा है उसका प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन, या फिर ये सभी? तो जो मुद्रा का प्रमुख कार्य है वह विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचयन भी है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुद्रा के प्रमुख कार्य ये सभी के सभी हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलती थी कि आप अपना वस्तु दीजिए, उसके बदले हम आपको आपके जरूरत की वस्तु देंगे। तो यह जो प्रणाली थी इसमें जो सबसे मुख्य कठिनाई थी वह क्या थी? मूल्य मापन में कठिनाई होती थी, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता था, एवं दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं? तो
वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वह मूल्य मापन की कठिनाई भी होती थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव भी होता था। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों, ये दोनों की दोनों ही कठिनाइयाँ थी वस्तु विनिमय की प्रणाली में। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, मतलब ऐसा कौन सा धातु था जिसका मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल या फिर सोना और चांदी। तो प्राचीन समय में आप जानते हैं कि जो मुद्रा होता था वह चांदी और सोने के सिक्के का बना होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चांदी और सोना का जो मुद्रा है उस धातु का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण या फिर विनिमय का माध्यम। तो आप जानते हैं कि जो मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य होता है, जो सबसे पहला कार्य होता है वह विनिमय का माध्यम है। हमारा मुद्रा, हमारा करेंसी, हमारा नोट, पैसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। निम्नलिखित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, ड्राफ्ट या फिर हुंडी। तो आप जानते हैं कि जो विधिग्राह्य मुद्रा है वह नोट और सिक्के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्के। निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? धातु मुद्रा में, वस्तु मुद्रा में, पत्र मुद्रा में या फिर इनमें से तीनों ही। तो जो वहनीयता मतलब सबसे अधिक किसका वहन किया जाता है, तो सबसे अधिक किस मुद्रा को आप अपने जेब में रख सकते हैं, आप उसको ज़्यादा रख सकते हैं। तो वह जो मुद्रा होगा वह कौन सा मुद्रा होगा? तो वह पत्र मुद्रा होगा, क्योंकि आजकल जो मुद्रा चल रही है वह पत्र मुद्रा ही तो चल रही है। कागज वाले नोट, उसी को पत्र मुद्रा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में पत्र मुद्रा को वहनीयता अधिक होती है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, आप सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और इसका सही आंसर बताइए कि हमारा जो देश भारत है इसमें ऐसा कौन सा मुद्रा है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा को, शाक मुद्रा को, चेक को या फिर पत्र मुद्रा को। तो हमारे देश में जो वैधानिक मान्यता प्राप्त है वह पत्र मुद्रा को तो प्राप्त है, तभी तो पत्र मुद्रा भी ज़्यादा चल रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्र मुद्रा को। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को एवं दोनों को या फिर इनमें से किसी को बने? तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ और उत्पादकों को भी लाभ हुआ। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा के प्रयोग से ऑप्शन नंबर ए, सी एवं बी दोनों को लाभ हुआ। निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर हुंडी। तो यह क्वेश्चन जस्ट पहले हमने आपको पढ़ाया था, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जो विधिग्राह्य मुद्रा है वह नोट और सिक्के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्के। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं या फिर इनमें से तीनों ही। तो बचत को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख तत्व होता है, बचत की क्षमता भी होता है, बचत की इच्छा भी होती है और बचत की सुविधाएं भी होती है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों के तीनों ही बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख कार्य है। आज हम आपको मुद्रा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि मुद्रा से रिलेटेड एग्जाम में 100% 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखे हुए रहिएगा तो आप 100% मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए सिर्फ इस वीडियो में लास्ट बने हुए रहिए और क्वेश्चंस को समझते हुए चलिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋणों के लेन देन को, फिर इनमें से तीनों ही। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब मुद्रा का प्रयोग हुआ तो इससे जो प्रोत्साहन मिला वह बचत को भी मिला है, पूंजी निर्माण को भी मिला और ऋणों के लेन देन को भी मिला है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों के तीनों को ही मुद्रा के प्रयोग से प्रोत्साहन मिला है। पूंजी का जो निर्माण है किससे होता है? उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, फिर इनमें से कौन नहीं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके यहाँ पूंजी का निर्माण तभी होगा जब आप बचत करेंगे। जब आप बचत ही नहीं करेंगे तो पूंजी का निर्माण ही कहाँ से होगा? तो पूंजी का जो निर्माण होता है वह बचत द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत द्वारा। भारत का केंद्रीय बैंक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप 100% दे दीजिएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने आज के नोट पर, आज की मुद्रा पर, आज की करेंसी पर देखा होगा कि वर्तमान में जो करेंसी है उस पर लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक हो जाएगा वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? शाख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था के नियम या फिर सरकार बैंकर। तो इनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसका ये तीनों के तीनों ही मुख्य कार्य हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी कार्य रिजर्व बैंक ऑफ। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यवसायिक बैंक या फिर व्यापारी। तो जो संस्थागत वित्त का साधन होता है वह महाजन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाजन ही इनमें से संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाजन।
गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे प्रमुख संसाधन है, वह कौन सा है? देसी बैंक, व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गैर संस्थागत होता है, यह जो वित्त प्रदान करने वाला, ऋण प्रदान करने वाला जो सबसे प्रमुख साधन होता है, वह देसी बैंकर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देसी बैंकर। और बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, राजकीय संस्थाएं या फिर राष्ट्रीय संस्थाएं? तो बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह व्यवसायिक बैंक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक। जो व्यवसायिक बैंक होती है, उन व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, 1971 में, 1975 में या फिर 1982 ईस्वी में? तो जो व्यवसायिक बैंकों है, इनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में ही कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। भारत में सहकारिता का जो आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? 1901 में, 1904 में, 1912 में या फिर 1915 ईस्वी में? तो भारत में जो सहकारिता का प्रारंभ हुआ था वह 1904 ईस्वी में ही हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक या फिर व्यवसायिक बैंक? तो जो कृषि को दीर्घकालीन तक मतलब बहुत लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है, उस संस्था का नाम है भूमि विकास बैंक। मतलब भूमि का विकास करने वाली बैंक की कृषि को, क्योंकि पता है कृषि लंबे समय का काल होता है, कृषि को एक फसल उपजाने में कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। तो दीर्घकालीन ऋण नहीं मिलेगा तो कृषि जो कर रहा है उसको ऋण लेने का बेनिफिट ही क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक का ये काम होता है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण दे। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था कब? 1912 में, 19 में, 1929 में या फिर 1951 ईस्वी में? तो भारत में जो सहकारिता का आरंभ हुआ था वह तो 1904 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसको जो प्रांतीय विषय बनाया गया था वह 1919 ईस्वी में प्रांतीय विषय बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? यह क्वेश्चन जस्ट आपने पहले ही पढ़ा, बस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना है कि जो कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है उसी का तो नाम भूमि विकास बैंक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर? तो जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं इन सभी का जो संगठन होता है वह जिला स्तर पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला स्तर पर। तो इस प्रकार आपको इस वीडियो में 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा और आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की तैयारी को और भी अच्छे से, महत्वपूर्ण से बेहतरीन बना सकते हैं। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 20 क्लास था, अर्थात मतलब आज सोशल साइंस का क्रैश कोर्स समाप्त कर दिया गया। इसके जस्ट बाद ही इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट क्रैश कोर्स लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की वीडियोस आपको सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस को देख लीजिएगा तो आप 100% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। सोशल साइंस के एग्जाम में आपका बहुत अच्छा अंक आएगा। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को और अपने फीडबैक को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।